रहीम बेटा आज का हमारा लेक्चर है अबाउट द सेल साइकिल। हम 12th क्लास के चैप्टर नंबर 21 को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक स्टेप्स और बेसिक डेफिनेशंस अबाउट द सेल साइकिल, और हम उसको थोड़ा सा खोल के पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं आपको बताऊं ना बेटा, व्हाट इज सेल साइकिल। तो आम जुबान में हम इसको ये कहते हैं कि अगर ये एक सेल था जो डिवाइड हुआ, अभी मैं बताता हूं कि ये किस तरह डिवाइड हुआ, और इससे दो नए सेल्स बने, ठीक है, और वो तकरीबन साइज में इक्वल होंगे, ठीक है, और ये जो नया सेल बना है इसके बनने से लेकर दोबारा जब ये डिवाइड करेगा तो उस दौरान ये जिन जिन मराहिल से गुजरेगा उन सारों को मिला के सेल साइकिल कहते हैं। हम जुबान में हम ये कहते हैं, दिस इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम विच अ सेल पासिस फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन टू इट्स डिवीजन। और ये इस किताब में इसको इस तरह से डिफाइन किया, अगर आप पहली दो लाइनें देखें तो इसमें हम कहेंगे कि दिस इज द पीरियड ऑफ द ग्रोथ, then we say that DNA की replication and then division of the cell। आमतौर पे इसमें यही होता है, अभी मैं आपको करके भी वो दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि हम कहेंगे द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ द सेल, जब सेल बना, टू डिवीजन, जब वो सेल डिवाइड किया तो उस दौरान वो जिन जिन मराहिल से गुजरा, और उस सारे को मिला के अगर हम सेल साइकिल के, सेल साइकिल को हम बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है जिसमें सेल खुद डिवाइड करता है, इतना हिस्सा, इसको हम कहते हैं एम फेज। क्या कहते हैं? एम फेज। इसकी डिटेल्स हम बाद में पढ़ने वाले हैं साइड पे। यानी कि एम फेज होती क्या है? एम फेज को हम कहेंगे द पीरियड ऑफ डिवीजन ऑफ द सेल, यानी जब सेल एक्चुअली डिवाइड करता है। और जो बाकी टाइम, अच्छा ये नहीं कि सेल कोई ये साइकिल में से गुजरता है, नहीं, सेल वहीं पे खड़ा है। मैं अभी छोटा हूं, छोटा था, मैं पैदा हो गया, बच्चा था, फिर बड़ा होता गया, बड़ा होता, मैं वहीं रहा ना, मैं तो वही हूं। तो ये नहीं है कि भाई मैं इधर से घूम के उधर चला गया, लाइक दिस। ठीक है, मैं वही हूं। मेरे अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं, यो लड़कपन, फिर जवानी, अब बुढ़ापा आ गया, तो ये सारे आहिस्ता आहिस्ता फिर मर जाने तक जो भी मेरी लाइफ होगी, ये मेरी लाइफ के इवेंट्स होंगे। ठीक है, तो सेल वही होता है, उसमें तब्दीलियां आ जाती हैं। सो इनको हम कहते हैं, जब वो सेल अपने आप को इसके लिए, यानी ये एम फेज के लिए हम क्या कहते हैं, तैयार करता है, उसको हम कहते हैं दिस इज द इंटरफेज। क्या कहते हैं जनाब? इंटरफेज। ये जो इंटरफेज है ना, हम कहेंगे इन विच द सेल, इधर नहीं लिखना चाहिए, अंदर सही है, नहीं अंदर, चलो वो बढ़ा देंगे। तो इंटरफेज, इंटरफेज में सेल क्या करता है? सेल प्रिपेयर्स itself for division। वो इसमें सेल डिवाइड करता है, और इसमें सेल, ये मतलब इसमें सेल शादी कर रहा है और इसमें शादी की तैयारियां हो रही हैं। अब आप समझ गए ना? ठीक है, इंटरफेज क्या, इंटरफेज ज्यादा टाइम लेती है, सही है, सबसे ज्यादा। और इसके अंदर भी इसको समझने के लिए कि इसमें क्या 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 होता है, हम इंटरफेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं, अगर मैं यहां ऐसे बना दूं ये वाला हिस्सा, तो इसको हम कहते हैं G1 या गैप 1 फेज को G1 फेज भी कहते हैं। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द G1, S एंड G2 अभी डिस्कस करते हैं। दूसरी फेज को हम वो भी बता ही देता हूं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। दूसरी फेज को हम S फेज कहते हैं, और जो तीसरी फेज है उसको हम गैप 2 या G2 फेज कहते हैं। ये 2 भी 2 वाला है, ठीक है। अच्छा जी, गैप 1 में होता क्या है? अभी ये सेल बन गया, फर्ज किया ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके 2 क्रोमोसोम है। इसी तरह ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके 2 क्रोमोसोम है। ऑब्वियसली ये जिस सेल से बने हैं उसका न्यूक्लियस ये था और उसके क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह से थे। विल टॉक अबाउट इट कि ये कैसे थे, क्यों थे, वो इधर कुछ और शक्ल है, इधर कुछ और शक्ल है, मैं बताता हूं। गैप 1 क्या होता है? गैप 1 में भाई 2 काम होते हैं। नंबर 1,
सेल इंक्रीजेस इन साइज, सेल जो है वो साइज में बढ़ता है और उसका साइज कुछ बड़ा हो जाता है। अगर हम इस तरह उसको मैं आपके सामने बनाऊं तो लाइक दिस, मे बी थोड़ा साइज में बड़ा ही हो गया, ठीक है। जब साइज में ऑब्वियसली देखो भाई, अगर मैंने अपने आप को डिवाइड करना है तो मुझे पहले अपनी एक नाक एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, तभी तो मैं दो होऊंगा ना एक जैसे। सिमिलरली अगर मुझे चार आंखें करनी पड़ेंगी तो दो उधर चली जाएंगी, दो इधर आ जाएंगी, दो सर करने पड़ेंगे, दो कान पड़ने, चार कान करने पड़ेंगे। यानी ऑब्वियसली व्हेन द सेल हैव टू डिवाइड इट विल हैव टू कॉपी इट्स ऑर्गेनल्स। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनल्स जो हैं, यानी वो जो माइटोकॉन्ड्रियन, वो जो राइबोसोम, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारे भी साइज में, नंबर में बढ़ते हैं। जब नंबर में बढ़ते हैं ऑब्वियसली अगर मेरे पेट में 2 मैदे हो तो मैदा मेरा पेट बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए सेल का साइज बढ़ता है, ठीक है। तो ऑर्गेनल्स आर इंक्रीज, यानी ज्यादा किए जाते हैं क्योंकि 2 सेल्स बनने होते हैं, सेल का साइज बढ़ता है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, ये पढ़ाने के बाद, एस फेज पढ़ाने के बाद, एस फेज में क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं ना एस फेज में क्या होता है, तो एस फेज का एक ही काम है, इसको हम कहते हैं एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। देखें अभी मैंने आपको जो बात की है, मेन काम ये होता है बस। क्या मतलब, मैं बताता हूं जी। देखो अगर आप गौर करो तो अब अगर मैं एक सेल हूं, मैंने डिवाइड करना है, तो मुझे अपने डीएनए को भी डबल करना पड़ेगा ना, अपने जेनेटिक मटेरियल को भी डबल करना पड़ेगा। उसे डबल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसे डबल करने के लिए ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स मेरे बने हैं डीएनए के और प्रोटीन्स के, तो मुझे डीएनए को डबल करना है, सिंपल। इसका मतलब ये हुआ कि जब एस फेज से गुजर के आएगा मेरा सेल, कोई भी सेल, वो वाला सेल, ठीक है, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कुछ इस तरह की बजाय इस तरह हो गया होगा, यानी उसके अंदर हर क्रोमोसोम ने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया होगा, सही है। ये जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ तब भी आ जाएगी। लेकिन ये देखो, ये क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स का बना हुआ है, मतलब ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, इसके अंदर डीएनए की डबल अमाउंट मौजूद है जितनी होनी चाहिए उससे, ठीक है जी। तो जब सेल डिवाइड करेगा तो एक इधर निकल लेगा, एक इधर निकल लेगा, तो समझ आ जाती है, सही है। इस सेल में टोटल 2 क्रोमोसोम थे, अब दोनों ही डुप्लीकेट हो चुके हैं, सही है। एग्जांपल थी, मैंने दो इसलिए बनाए थे। अच्छा, अब जब सेल डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है ना, तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम देखें, अगर आपने चूंकि पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा, पढ़िएगा। डीएनए को डबल करना हो उसके लिए वावा सामान चाहिए। मसलन उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए बहुत सारी, एक तो नंबर 1 उसके लिए एंजाइम्स चाहिए, ठीक है, उसके लिए एनर्जी भी चाहिए, उसके लिए न्यूक्लियोटाइड्स भी, जिनका डीएनए बना होता है, अभी दीवार बनानी है तो नई इंटेल लाओगे ना, सही है, उसके लिए न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए, उसके लिए मुख्तलिफ और चीजें भी चाहिए, उसके लिए आरएनए भी चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, उसके लिए और तो इतना जो कुछ चाहिए होता है रिक्वायर्ड फॉर वो काम एस फेज, वो यहां गैप 1 में बनता है। जब तक तैयार नहीं होगा तब तक तो फिर देखें ना कैसे कर सकते हैं। कई दफा सेल्स ऐसे होते हैं जो गैप 1 से एक और चीज में निकल लेते हैं जिसको हम G0 कहते हैं। इसमें सेल्स डिवाइड नहीं करते, इसको हम कहते हैं द पीरियड ऑफ नो डिवीजन। मसलन मुख्तलिफ सेल्स है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो थोड़ी कुछ अरसे के बाद वापस डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, यानी वापस साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कभी भी जो हमेशा G0 में रहते हैं, कभी भी डिवाइड नहीं करते। मसलन अगर हम देखें तो लिवर के सेल्स हैं वो टेम्परेरीली आते हैं G0 में, वो थोड़े दिनों के बाद वो दोबारा डिवाइड कर जाते हैं, सही है। किडनी के सेल्स भी सेम है, लेकिन एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स जो हैं जो कवर करते हैं वो हमेशा उधर रहते हैं, वो इधर आते ही नहीं है G0 में। लेकिन अगर हम देखें नर्व सेल्स की, दिमाग के सेल्स की, न्यूरॉन्स की, या फिर आई के लेंस के सेल्स की,
ये सेल्स हमेशा G0 में रहते हैं, ये कभी भी सेल में ये जाके डिवाइड नहीं करते। द नर्व सेल्स, द ब्रेन सेल्स, दे डू नॉट डिवाइड, न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड। इसलिए बंदे का दिमाग खराब होना शुरू हो जाए, डैमेज, खराब से मुराद वो वाला खराब नहीं, डैमेज होना शुरू हो जाए तो फिर उसको रिपेयर नहीं किया, रिपेयर थोड़ा बहुत रिपेयर हो सकती है लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट नहीं आ सकती। सही है। तो आंख के लेंस के सेल्स भी सेम है तकरीबन। तो ये आपको आइडिया हो गया कि G0 फेज क्या है। और S फेज के लिए जो सामान चाहिए होता है दैट इज प्रोड्यूस इन द G1। और अब हम S फेज में क्या हुआ, सिंपली क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हुई, आपने इसके और इसके दरमियान फर्क देख लिया। और अगर हम देखें तो आखिरी फेज है दैट इज G2 फेज। G2 फेज में देखो अब इसके बाद सेल ने डिवाइड करना है ना, तो हम कहेंगे फर्दर इंक्रीज इन साइज, सेल मजीद साइज में बढ़ता है एक तो, ठीक है, वो देखो उसका साइज बढ़ गया है। फर्दर इंक्रीज इन साइज, नंबर 2 और ज्यादा एनर्जी बनाई जाती है, वो एंजाइम्स जिन्होंने इधर इस्तेमाल होना है वो बनाए जाते हैं। एंजाइम्स आर प्रोड्यूस, एनर्जी मैन्युफैक्चर होती है, वो प्रोटीन्स आगे हम पढ़ेंगे जो कि माइटोटिक स्पिंडल बनाने के लिए फाइबर्स होते हैं, मैं बताऊंगा, उनके लिए जो सामान चाहिए होता है, यानी उनका कहते हैं दी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, वो सारी, यानी वो हर सामान जो कि माइटोसिस में एम फेज में सेल को डिवाइड करने के लिए चाहिए होगा, वो सारा सामान अगर आप यहां बने तो यहां बकायदा उनके नाम तक लिखे हुए हैं, वो सारा कुछ मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके बता दिया। सही है। अब इनका कितना को टाइम लगता है, सबसे ज्यादा टाइम इसके अगर आप देखें ना तो 90% टाइम लगता है तैयारियों में, और 10 अगर सेल 100 मिनट का उसका साइकिल है जिंदगी में, 100 मिनट के बाद वो डिवाइड होकर दोबारा नया दो बना देगा, तो 100 मिनट में से 90 मिनट तैयारियों में लगते हैं और 10 मिनट तकरीबन लगते हैं। लेकिन ये हर सेल के लिए फिक्स नहीं है, याद रखना। हर सेल, किसी का सेल, कोई सेल होते हैं 20 मिनट में डिवाइड कर जाते हैं, कोई सेल होते हैं वो लंबे अरसे तक डिवाइड नहीं करते। तो ये आपको आइडिया हो गया। अगर उसमें देखो तो वो कहता है कि माइटो अगर यानी एक सेल है 24 घंटा अगर हो तो उसमें से क्या उसे कहते हैं, अगर 24 घंटे सेल की जिंदगी हो, सेल ने डिवाइड करना हो, तो उसमें 30 मिनट जो है वो एम फेज में लगते हैं, ठीक है, और 9 घंटे G1 में लगते हैं, 10 घंटे एस फेज में लगते हैं। यानी अगर देखें 24 घंटे का साइकिल हो तो तकरीबन 9.5 घंटे इधर लगेंगे, ठीक है, 10 घंटे के करीब इधर लगेंगे, 4.5 घंटे इधर लगेंगे, और बाकी 30-40 मिनट इधर लग के तो सेल डिवाइड हो सकता है। तो ये आपको आइडिया हो गया कि दिस इज सेल साइकिल होता क्या है। आज हमने इंटरफेज जरूर सारी पढ़ ली है, एम फेज जो है उसका थोड़ा सा इंट्रो, या बल्कि उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे, साथ उसकी फेजेस को एक दिन पढ़ लेंगे और एक दिन उसका, ठीक है, कल उसका कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।